टेस्ट कैसा गया था बेटा? देखो थोड़ा टेस्ट डिफिकल्ट भी था इस बार का, राइट? है ना? यस मैम। एक तो उसमें 11th का वो वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अरमान, अमन। गुड इवनिंग मैम। गुड तो इवनिंग मैम। हाँ, तो टेस्ट पेपर डिस्कशन करना है आज। यस मैम। यस मैम। अनुज कैसा गया था टेस्ट? देखो पेपर बेटा थोड़ा उसमें 12th का क्वेश्चन ज्यादा था, हो सकता है कि ना हो पाया हो। ठीक है, रोटेशनल वगैरह तुमने ना पढ़ा हो, तो दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा सा स्कोर इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, तो बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुमने 12th के पोर्शन का कितना किया है। ठीक है, 12th का जितना आया उसमें से तुम कितना कर पाए। अगर उसमें से भी नहीं कर पाए हो क्वेश्चंस तो फिर दिक्कत है, समझे? यस मैम। क्वेश्चन से कंपेयर करना कि 12th के से क्या किया है। तो वही है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करेंगे, सारा पेपर नहीं डिस्कस करेंगे। जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट मासेस हैं। एक सेकंड में ये कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों एक रॉड के ऊपर रखे गए हैं। जिस रॉड की लेंथ दे रखी है 1.4 मीटर, उस रॉड की जो मास है वो नेग्लिजिबल मास है। तो मतलब तुम मान सकते हो कि एक स्ट्रिंग की तरह है। ठीक है, जिसके पास मतलब स्ट्रिंग के पास ऑब्वियसली मास नहीं होता, तो मतलब वहां पर मास नहीं है और वहां दो अपने पार्टिकल्स रखे गए हैं। कह रहा है कि रॉड को रोटेट करना शुरू करते हैं एक एक्सिस पे जो कि उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, और एंगुलर स्पीड से घुमाते हैं यूनिफॉर्म से। तो कहते हैं कि वो पॉइंट बताइए कि वो एक्सिस कहाँ से पास करवाएं कि जब हम उस रॉड को रोटेट कराएंगे तो जो वर्क डन होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, तो किस पोजीशन पे सबसे कम होगा वर्क डन, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी चीजें होती है ना कि सबसे कम तो कहाँ पर होगा, जहां पर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यानी इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास इस तरीके कि आपके पास एक ऐसे रॉड है। ठीक है, एक जैसी रॉड,
ठीक है, इसके एक पॉइंट पर एक मास रखा हुआ है और एक एंड पर एक मास रखा हुआ है। इसका 0.3 kg और इसका 0.7 kg वेट है। अब ये बोल रहा है कि इस रॉड के परपेंडिकुलर हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो बताओ कि किस पॉइंट पर कम होगा वर्कडन। तो वो पॉइंट पूछा है इन्होंने, वो कि एक्सिस कहाँ से पास कराएं। तो उस एक्सिस को बेटा कहाँ से पास करा दो, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास से पास करा दोगे तुम्हारा वर्क डन मिनिमम आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, वही काम है कि सेंटर ऑफ मास ढूंढो। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो इस 0.3 वाले केजी मास से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। ठीक है, 0.3 वाले से x दूरी पर हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो जब मान लो ये मास m1 है, ये m2 है, तो तुम x निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास, किससे निकाल रहे हो, m1 वाली दूरी से। तो ऊपर बेटा अपोजिट वाला मास आएगा कि अगर आप m1 से निकाल रहे हो तो ऊपर m2 अपॉन में टोटल मास आता है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस है टोटल, टोटल डिस्टेंस कितनी है, l। ठीक है, तो xcm हो जाएगा तुम्हारा, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3, टोटल कितना हो गया 1, लेंथ कितनी हो गई 1.4। तो ये कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 0.3, 1.4 इंटू 0.3, ये बनेगा 0.98 मीटर। तो ये वाली पोजीशन कहाँ से आई है 0.98 की, फ्रॉम 0.3 मैम kg। 0.3 का बन जाएगा। सी ऑप्शन मैम। हाँ, क्या कह रहे हो, एक सेकेंड, क्या पूछ रहे हो। आपने बोला M2 रखना, तो वहां पे 0.7 ही रखेंगे। हाँ सॉरी, 0.7 है ना, m2 रखेंगे तो 0.7 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, अभी आएगा 0.98। है ना। तो कितना आया 0.98। तो ये कहाँ से आया है अपना मास 0.3 से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बताओ, ठीक है, आ गया डायरेक्ट यस आंसर। मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, यस मैम। कैसे किया है VRMS IRMS cos phi। है ना। हाँ, देखो तुम्हारे पास पावर डिसिपेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो VRMS, पहला फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 V0 I0 cos phi, और इस 1/2 को हटा के लिखते हो तो क्या बन जाता है VRMS IRMS cos phi। तो देखो पावर का फॉर्मूला लिखोगे आप 1/2, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये पीक वैल्यूज होती है ना, ये 50 ये सब पीक वैल्यूज हैं। तो V0 I0, तो V0 50, I0 भी 50, cos phi कितना दे रखा है π/3, फेस एंगल π/3, तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 25 इंटू 25। अब देखो ये मिली एम्पियर में है। ठीक है, करंट जो है ये मिली एम्पियर में, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ भी कर लो। तो यहाँ से 625 इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देखो ये वाले क्वेश्चन बेटा एनएलएम के हैं। एक बीड है जिसका मास m है, ये अच्छे क्वेश्चन है। पॉइंट P पे है, जब हमने वायर को बेंड किया, ये वायर जो है ना ये पैराबोलिक शेप में है, जिसका y तुम्हें दिया हुआ है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, तो तुम्हें ओमेगा बताना है कि कितना होगा। ठीक है, बीड ऑफ वायर इन द शेप ऑफ पैराबोला एंड रोटेटिंग विद एंगल द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसका पहले एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाओगे तो देखो नीचे क्या आएगा, मास mg, यहाँ पर अब इनका कांटेक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल, ऐसे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल है ना। अब ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स, अब कैसे करना है, नॉर्मल का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, n cos थीटा, यहाँ पर n sin थीटा आ जाएगा। अब देखो बैलेंस करने हैं ना, n cos थीटा यहाँ पर n sin थीटा आ गया। अब क्या करने का है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा अगर ये रोटेशन में घूम रहा है, तो एंगुलर ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n sin थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, mv²/r। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या इक्वेशन आई, n sin थीटा इक्वल्स टू mv² by r अपॉन n
cos थीटा इक्वल्स टू अपॉन में mg। तो n से n कट गया, ये आया tan थीटा इक्वल्स टू, अच्छा ये ओमेगा पूछ रहा है तो v को किसके बराबर में लिखोगे, ओमेगा r, है ना। v को क्या लिखते हैं, r ओमेगा, तो यहाँ वेलोसिटी को r ओमेगा लिख सकते। देखो फोर्स बैलेंस किया है, फिर रिएक्शन फोर्स होगा, क्योंकि तुम्हारे बीड का मतलब होता है कोई भी बटन टाइप या कुछ भी है वो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स होगी ना नॉर्मल, जो ऐसे लग रही होगी, है ना। अब देखो mg ऐसे लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा है, इस नॉर्मल को mg का कौन सा या तो तुम अब mg को नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट बैलेंस करेगा बताओ। यहाँ से एंगल अगर थीटा लिया तो नॉर्मल का n cos थीटा, ये यहाँ से n sin थीटा बनेगा ना इस तरीके से। तो tan Yes. थीटा को Yes, कौन yes. बैलेंस करता है, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है विच इज योर mv स्क्वायर बाय r। तो सेम वही किया है। अब मैं v को क्या लिख सकती हूँ, r ओमेगा, तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r इंटू mg। mg कहाँ चला जाएगा ऊपर, नहीं mg यहाँ आएगा ना, r से r कट गया, तो tan थीटा कितना आया, m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, यही आया tan थीटा ओमेगा Yes, ma'am. अपॉन g। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है पैराबोलिक इक्वेशन y, कि y जो है cx स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से tan थीटा तुम्हारा dy बाई dx ही तो होता है, तो यहाँ से इसका dy बाई dx निकाल लो इस पैराबोला की, तो ये कितना हो जाएगा 8cx, ठीक है 8cx हो गया। पैराबोला का पॉइंट क्या दे रखा है भाई, a और b, तो ये x की जगह यहाँ पर क्या पुट कर लो 8ca, a की वैल्यू a आ जाएगा ना कि भाई ये वाली डिस्टेंस अपनी कितनी है x कोऑर्डिनेट की, ये कितना है a दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी लिखोगे, देखो p का पोजीशन देखो, p का कितना पोजीशन दिया हुआ है, a भी दे रखा है ना, तो यानी x की वैल्यू a Yes. और y की वैल्यू कितनी है b, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दी तुमने, a रख दी, ठीक है। तो tan थीटा यानी dy बाई dx यहाँ पर लिख दोगे tan थीटा की जगह 8ca विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r इंटू g। चलो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, एंड अब ये r है, इस r को भी a बनाओ इन टर्म्स ऑफ x, भाई x के टर्म्स में तो लिखोगे, ये सर्कुलर मोशन है, mv स्क्वायर बाय r क्या होता है, ये रेडियस, r का मतलब ये तो होता है इसका रेडियस। अब ये r किसके बराबर दे रखी है, a के बराबर, तो यहाँ पर भी इसको a कर लो, ठीक है, तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 8cg, तो 8 को बाहर लिखोगे तो कितना 2√2cg, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर बस तुम्हें दो चीजें थी, एक तो tan थीटा आया तुम्हारे नॉर्मल इक्वेशंस बैलेंस करके, अब उस tan थीटा को किसके बराबर लिखते हैं, dy बाई dx, वो कहाँ से मिलेगा, इस पैराबोला की इक्वेशन से। 14th देखो यहाँ पर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी मानते हैं, तुम्हारे पास होता है रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन बेटा कैसे बनता है, रोलिंग मोशन ऐड होता है जिसमें ट्रांसलेशन होता है प्लस रोटेशनल, है ना, इन दो Yes, it is. को मिला के बनता है ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, अब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इस बॉडी का हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से घूम रहा होगा, v वेलोसिटी से, है ना, हर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो सेम वेलोसिटी होगी, तभी तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है कि हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहती है, Right. देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम डायरेक्शन। अब ये रोटेशन है, मान लो तुम्हारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है, तुम्हारा पार्टिकल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, देखो यहाँ पर जब ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v ऐसे, यहाँ पर v ऐसे, यहाँ नीचे इसकी v ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर v ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल रोटेट करता है v। तो अब देखो अगर मैं देखूं ये वाली जो वेलोसिटीज है नीचे वाली, ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो यानी रोलिंग मोशन में जब यहाँ बनाओगे तो ये जो पॉइंट तुम्हारा ग्राउंड से टच करता है, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यहाँ वेलोसिटी होगी 0, ठीक है, ग्राउंड को टच करने वाला जो पॉइंट है यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है 0, क्योंकि तुम्हारी ट्रांसलेशन वेलोसिटी यहाँ पर है, और रोटेशनल अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी यहाँ होगी विच इज योर आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा।
तो अब कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 पॉइंट है क्यू सी पी, यहाँ पर बताओ किसके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, आर ओमेगा। तो यानी जिसका सेंटर से जिसका इस पॉइंट से आर की वैल्यू ज्यादा होगी वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिसकी यहाँ से डिस्टेंस बड़ी होगी, देखो अब ओ से पी में डिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी तुम्हारी सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए, पी वाली, है ना। देखो जितना आर ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, समझ रहे हो, जितना आर Yes, ma'am. ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली ये क्यू वाला सबसे फिर सबसे कम है, यानी क्यू की सबसे कम होनी चाहिए, पी की सबसे ज्यादा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। तो यानी जिसका आर ज्यादा हो जाएगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट का यहाँ से दूरी ज्यादा है, तो बी विल बी करेक्ट। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ में क्या किया है आपने। फिफ्थ कैसे किया था, फिफ्थ बन गया था। हम्म, अरे बताओ फिफ्थ का क्या सीन रहा। क्या समझ में आया फिफ्थ क्वेश्चन से। ये तो कराया, ये तो कैपेसिटर है, ये तो तुम बता सकते हो क्या किया इसमें। स्नेहा क्या करा है इसमें क्वेश्चन में। मैम गलत हो गया था मेरा ये। हाँ, उसमें तुमने क्या कैसे सोचा, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, क्या कॉन्सेप्ट लगाया। बताओ। कोई बताएगा नहीं तो फिर तुम्हें कुछ कराऊंगी नहीं भाई, मुझे कुछ तो बताओ, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई, कैसे गलत हुआ। स्नेहा बताओ कैसे गलत किया। ऐसे भूत बन के बैठ जाओ। कैपेसिटर का क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक का। अनुज क्या किया इस क्वेश्चन में। हाँ, आ जाओ। देखो 11th क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हारे पास ये कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि एक कैपेसिटर है जिसमें हम लोग एक डी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं, ठीक है। जिस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट जो है x इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। एंड पॉजिटिव प्लेट कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 3D पे है, ठीक है, x इक्वल्स टू 3D पे। तो स्लैब इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट्स। दोनों स्लैब जो प्लेट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब जो अभी स्लैब लगाओगे डी थिकनेस की, देखो ये डी थिकनेस की स्लैब हो गई, और इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कितनी दूरी हो गई भाई, 3D की, 0 से लेके 3D तक दूरी हो गई। देखो 3D तक डिस्टेंस हो गया, अब बीच में ये डी की। ये कह रहा है कि ये वाली नेगेटिव प्लेट है और ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। अब ये तुम्हारा जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो भाई यहाँ प्लस वाला साइन आता है और यहाँ पर नेगेटिव वाला साइन आता है ना। जब डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो अपोजिट साइन आता है। अब देखो अब यहाँ होगा क्या,
यहाँ बाहर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव की वजह से उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ई नॉट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये डाइलेक्ट्रिक है, अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस से नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना, यानी जिसे हम बोलते हैं ई इंड्यूस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही हुई है। लेकिन ई नेट कितना आता है अंदर की, ई नेट कितना होगा बताओ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो ई नेट है वो किस कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में, भाई ई नेट तो इतना ही होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो कितने टाइम्स घट जाती है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ पर ई नेट कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ई नॉट बाय के। तो यानी इतना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी जो मैं ग्रीन साइन बना रही हूँ ये तुम्हारी ई नेट है जो कि ई नॉट बाय के है, ठीक है। तो अब देखो ये पहला क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, बाहर तो ई नॉट है इन प्लेट्स में, बाहर तो ई नॉट है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना है, ई नॉट बाय के। ई नॉट बाय के, तो मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नो मैम। तो अलग है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, तो ये क्या है, फॉल्स। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, ये क्या है, ये ट्रू है और फॉल्स है, बताओ। डायरेक्शन तो यही है भाई, बाहर ई नॉट भी इसी डायरेक्शन में है, अंदर का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो यही है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में आएगी ई नॉट बाय के, तो ये वाला भी फॉल्स है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, ये वाली समझ गए ना, डायरेक्शन Yes, तो ma'am. ऐसी ही है ना, बस यहाँ पर बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया ई नॉट बाय के। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, तो बताओ अब कहां से कहां पूछ रहा है, अगर आप x 0 से 3D तक जाते हो तो, या x इक्वल टू 0 से 3D तक जाते हो तो क्या होगा, है ना, तो बताओ पोटेंशियल के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, अब तुम्हें ऐसे मूव करना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये वाली वैल्यू है ट्रू। इतना तो पता होना चाहिए बेटा, ये तो बेसिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो सही बात है ये, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। पहले देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होती है, v स्क्वायर बाय आर, तो a इक्वल्स टू 4 से सही हो गया। फिर देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, हाँ ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अब फिर है नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन देखो, एक कभी भी अगर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो दो एक्सीलरेशन होती है, एक तो सेंटर की तरफ जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स FC mv स्क्वायर बाय आर होता है, और एक्सीलरेशन होती है सिर्फ v स्क्वायर बाय आर। तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से आती है, अगर वेलोसिटी क्या कर रही हो, चेंज हो रही हो, है ना, वेलोसिटी की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगी। तो तुम्हारा नेट एक्सीलरेशन किसका सम होता है, देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, तो ऐसे निकालते हैं नेट, तो वेक्टर सम ही दिया हुआ है, तो यानी ये बात भी सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए का, तो चारों बता दिए, याद रखना। सेवंथ बताओ, सेवंथ कर लिया था, कैसे किया इसको तो बताओ, ये तो कराया हुआ है।
5. आई 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 क्या? फ्लक्स है ना, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। E dot. अभी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, देखो इन्होंने वेक्टर फॉर्म में 5i + 2j का। तो अब एरिया वेक्टर चाहिए, तो एरिया वेक्टर देखो इन्होंने दे तो रख, एरिया का मैग्नीट्यूड तो दे दिया कि 2 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया ये बता दिया कि वाई जेड प्लेन में है। अगर बेटा एरिया वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होएगा? बताओ किस डायरेक्शन में होएगा? अगर एरिया वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? हाँ, I cap minus होगे। आई कैप ओनली, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वाई जेड में है तो दूसरा बचा एक्स, वो ये इनके तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। अगर तुम्हारा एरिया दो प्लेन में है तो तीसरा जो बचेगा वही परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर वाई जेड प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है? एक्स। तो यानी एरिया कहाँ होगा? एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आई कैप में। तो यहां से तुम लिखोगे 5 आई कैप, देखो आई से डॉट प्रोडक्ट में तो आई आई का ही होगा, तो 5 इंटू एरिया कितना है? 2। तो फ्लक्स कितना आ गया? 10। ठीक है, फ्लक्स कितना आ गया? 10। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, ये छोड़ो तुम एंगुलर वाले क्वेश्चंस को, रहने दो। 10th क्वेश्चन पे आओ। 10th क्वेश्चन का क्या करके आए हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। क्या है, ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू है। ट्रू है मैम। ना, ट्रू, कि कोई भी Yes. मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट को भी वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, लाइट भी ईएम वेव है। सेकंड बताओ। True। ट्रू। A option. यस मैम, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं और स्पेस में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। 11th बताओ। मैम इसका भी ये ऑप्शन आया था। हाँ, ये किस पे बेस्ड है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। Yes ma'am। ये दोनों और Yes, ये दोनों ma'am। ना ना ना, क्या कर दिया? और ये दोनों, हाँ, हाँ, हाँ। ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल बना लेंगे ना, ये 10 हट जाएगा यहाँ से, है ना? 10 हट जाएगा, यस बताओ कर लोगे सारे जन? यस मैम, ये हो गया। Yes, ma'am. मैम तो बस ये इतना बनाना है। देखो ऊपर इस तरीके से बनेगा, यहाँ 6, यहाँ 3, ये 8, ये 4, और ये, अच्छा ये सॉरी बेटा, ये कैपेसिटर बना लेना, ये 7। ठीक है, ये कैपेसिटर। तो देखो ऊपर वाले 3 और 6 किस में हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में 6 और 3 कितना बनेगा? 6 और 3 सीरीज में कितना बना? 2। फिर नीचे 4 और 8 कितना बनेगा? 32 अपॉन, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 7। तो बस अब सीरीज पैरेलल लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। फ्लक्स वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या कर रहा है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में पूछ रहा है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एन टर्न्स है।
फ्लक्स जो है चेंज होती है φ1 से φ2, तो कह रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जब वो पास करेगा किसी कॉइल से। बोलो। तो देखो ईएमएफ अगर मैं निकालू, ईएमएफ क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अगर अब डी फाई बाई डी टी क्या लिख सकते हो, अब इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन हैविंग ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड हैविंग ए एन टर्न्स, तो यहाँ पे हमारे पास अगर एन टर्न्स है तो यहाँ पर एन से भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एन डी फाई बाई डी टी इन्होंने दिया ही हुआ है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये, यानी ये तो φ2 माइनस φ1 हो गया तुम्हारा फ्लक्स का चेंज। ठीक है, ओके, ये हमारी ईएमएफ है। अब ये कह रहा है निकालना क्या है, चार्ज, तो यानी अब चार्ज को ईएमएफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो V इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आई आर के, V इक्वल्स टू आई आर। अब आई को क्या लिख सकते हो भाई, Q बाई टी, हाँ, इंटू आर, Q बाई टी इंटू आर। तो ये फ्लक्स का अगर मैं dt लिखूं, अगर यहाँ भी t लिखूं, तो ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, देखो आप लिखोगे Q बाई टी इंटू आर इक्वल्स टू एन φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, टी से टी चला गया तो Q कितना आया, R अपॉन में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी ठीक है। बस ईएमएफ को आई आर लिखना था, आई को Q बाई टी, डी फाई दिया ही हुआ है φ2 माइनस φ1 अपॉन में टाइम आ जाएगा, टाइम से टाइम चला गया, चार्ज कितना आया, ऑप्शन नंबर बी सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, 15 बताओ। फिफ्टींथ कैसे करोगे, ये बताओ कुछ, तो किसी का तो कुछ बताओ कि 15th कैसे करोगे, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करोगे, कौन बताएगा। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है ये मैंने कराए हुए हैं तुम्हें, ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं तुम्हें कराती जाऊं, तुम पार्टिसिपेट ही ना करो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नितांत बताओ कैसे करेंगे ये गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन। मैंने करा नहीं सर। अगर यही क्वेश्चन नहीं करके आए तो फिर करके क्या आए हो पेपर में, रिद्धिमा बताओ क्या करोगी इसमें। हाँ बताओ, अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं करके आए तो तुम पेपर में करके क्या आए हो। हाँ, क्या किया है पेपर में बताना जरा। पलक क्या करके आई हो पेपर में, ऋतिक तुमने अगर ये सवाल नहीं किया तो करा क्या है, खुशमीत क्या करके आई हो। ये गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन जो क्लास में बिल्कुल एज इट इज कराए हुए हैं, अगर ये नहीं करके आए तो फिर तो तुम क्या ही करके आओगे पेपर में, बताओ। हाँ, भाई गैल्वेनोमीटर का क्या है कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो पहले 50 डिविजन का करंट अब 20 रह गया, मतलब पहले उस गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन का करंट जाता था,
है। अब पहले 50 जा रहा था, अब वो 50 ना रह गया, कितना रह गया 20। क्यों? जब तुमने एक 12 ओम का शंट लगा दिया, मतलब तुमने यहाँ 12 ओम का शंट लगाया है, तो अब गैल्वेनोमीटर में सिर्फ कितना जा रहा है 20 जा रहा है, तो बाकी का 30 कहाँ जा रहा होगा? इस शंट में। बस अब तुम्हें शंट का फॉर्मूला लगाना है, IgG इक्वल्स टू I माइनस IGS। करंट IG कितना है भाई? IG में कितना करंट जा रहा है? 20। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, I माइनस IG। टोटल था 50, IG में 20 जा रहा है, तो यहाँ आया 30। 30. शंट का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12। तो G कितना आया? 30 इंटू 12 अपॉन 20, 6, 10, 18। ये लो। क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका पोटेंशियल फील्ड दे रखा है ये। ठीक है, तो तुमसे कह रहा है r और v में रिलेशन बताओ कि पार्टिकल का क्या होगा। तो देखो, जब पार्टिकल भाई सर्कुलर मोशन में घूमेगा किसी ऑर्बिट में, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा टुवर्ड्स, अगर mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, नेट फोर्स mv स्क्वायर बाय r आएगा। यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। अब देखो, ये है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका मतलब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, तो कहां से निकलेगा? ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस du बाई डी आर। ये रिलेशन याद रखना। फोर्स जो है कंजर्वेट, अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो F क्या होता है? माइनस du बाई डी आर। तो यहाँ से फोर्स आएगी माइनस d अपॉन डी आर। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस c बाय आर। तो F यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो, प्लस c बाय आर का d बाय डी आर करोगे तो माइनस c बाय आर स्क्वायर। ये तुम्हारा d बाय आर करके आया। तो यहाँ पे लिखोगे F सेंट्रीपिटल फोर्स आया माइनस c बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय आर। ये यहाँ से ये कटा। देखो क्या आया? वेलोसिटी का स्क्वायर आया 1 अपॉन cm/r। मैं ये कांस्टेंट मान लेती हूँ, मास है कांस्टेंट होगा, c की वैल्यू है एक कांस्टेंट, तो वेलोसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई r के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन सा ग्राफ आता है भाई? ए वाला। इस तरीके का ग्राफ बना दें तो वेलोसिटी और r का ग्राफ ये लो, इनवर्सली आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे बताओ क्या करा है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो वो ऊपर मूव करता है कितनी वेलोसिटी से? 200 मीटर पर सेकेंड ऊपर मूव कर रहा है, यानी वाई डायरेक्शन में। एक हाइट पे जाके, यानी कितनी हाइट पे? 490 मीटर की हाइट पे जाके इन पार्टिकल के दो पीसेस हो जाते हैं। ठीक है, 2 पीसेस में ब्रेक हो गए। तो 2 पीसेस में जब ब्रेक होते हैं ना, तो यहाँ पर बेटा ऐसे क्वेश्चन में लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियली कितना मास था भाई उस पार्टिकल का? मान लेते हैं m मास था। इनिशियली कितनी वेलोसिटी? सपोज करो v। अब वो कितने हिस्सों में बट गया? 2 हिस्सों में, जिसकी इक्वल जिनके मासेस बराबर हैं। देखो 2 इक्वल पार्ट्स, तो यानी m/2 मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, प्लस m/2 इस मास की वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी v2 है। ये कंजर्व रहेगा मोमेंटम। अब इनिशियली मास m है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 200। कहां पर? वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी j कैप। दूसरे की m/2। देखो अब क्या कह रहा है कि उनमें से एक पार्ट क्या करता रहेगा? वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। कितनी वेलोसिटी से? 400 मीटर की में। मतलब जो 2 पार्ट्स टूटे हैं उनमें से एक मास जो है ऊपर मूव करेगा 400 से। तो m/2 दूसरे की वेलोसिटी नहीं बताई। तो देखो यहाँ से क्या हुआ? ये आया 200 m j कैप इक्वल्स टू 200 कैप j कैप प्लस m/2 v2। तो देखो अगर मैं m हटा दूं यहाँ से,
तो ये क्या आया 200 इक्वल्स टू 200 प्लस v2। तो यहाँ से v2 कितनी आ गई 0, यानी Zero. सेकंड पार्टिकल था उसके पास तो वेलोसिटी Right. है ही नहीं। वो तो इस जिस इंस्टेंट में ये पार्टिकल दो हिस्सों में डिवाइड हुए उस टाइम पे उसके पास वेलोसिटी 0 थी। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी 0 है 490 मीटर की हाइट पे, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। तो ये कह रहा है कि बताओ कि कितना दूसरा पार्टिकल जो है वो ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगा। तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा दो, बोलो डिस्टेंस कितनी है 490, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी वाई डायरेक्शन में 0, हाफ ग्रेविटी के साथ जाएगा 10 वैल्यू हो जाएगी, तो टाइम निकाल लोगे यहाँ से आराम से, सीधा सीधा टाइम आ जाएगा। ठीक है 10 सेकेंड। हाँ 10 सेकेंड इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रिएक्शन ऑफ द कार। रिएक्शन का मतलब क्या होता है बताओ। If the mass of the car is 500 kg, the reaction of the car at the lowest point P is। रिएक्शन का मतलब क्या है, कौन सा फोर्स की बात हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है कि अगर कार पी पॉइंट पे होगी और इतनी स्पीड है, कर्व्ड पोर्शन से जा रही है, इतना रेडियस है, मास इतना है कार का, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगी। तो एक बात देखो, जब तुम्हारी गाड़ी यहां से जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, सिंपल सी बात है, अपॉन में क्या लगेगा mg। अब देखो अगर अब एक और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, एक और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फोर्स होता है, नेट फोर्स। तो यहाँ पर n माइनस mg, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा mv स्क्वायर बाय आर। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आया mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर के, है ना mv। अब देखो सारी वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, ग्रेविटी है, वेलोसिटी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, कर दो, मास दे रखा है 500 किलो, तो बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है उसके बाद आओ 21 क्वेश्चन पे। 21 किया हम्म 21 क्या कह रहा है 21 देखो 21 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है आई कैप में। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी किस कैप डायरेक्शन में है जे कैप में। ठीक है अब वो कह रहा है कि पार्टिकल की स्पीड ना कुछ समय बाद जाके कितनी हो जाती है, पहले ये इंस्टेंट पे कितनी थी, मैं बोलती हूँ इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है भाई v नॉट। अब ये कुछ समय बाद जाके इसकी स्पीड हो जाती है 2v नॉट। तो ये पूछा है कि ये किस समय पर होगी, ये बताओ कि किस समय पर होगी 2v नॉट, ये हमें बताना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी को v नॉट से 2v नॉट किया किसने होगा, कौन से फील्ड ने, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ सर्कुलर मोशन में घुमा सकता है परपेंडिकुलर होने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कहाँ फोर्स लगाएगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है पार्टिकल पर उधर ही फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगेगी एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल कहाँ एक्सिलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा F इक्वल्स टू QE और ये मास इनटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन कितना आया QE बाय m। तो ये एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में आएगी y में। तो इसका मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड x में है ना, तो ये एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में आई भाई x में आई। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब इनिशियली x में वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियली x में वेलोसिटी कितनी थी, अगर मैं पूछूं ux बताओ, इनिशियली x में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो वेलोसिटी है।
तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल की वेलोसिटी 2v0 हुई होगी तो यहाँ पर इस टोटल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आई कैप में और एक जे कैप में, करेक्ट। ये तुम्हारी Yes, नेट ma'am. वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v0 नेट वेलोसिटी हो गई। उस टाइमिंग पे एक्स की वेलोसिटी कितनी रही होगी नहीं पता, एक्स की वेलोसिटी कितनी रही होगी नहीं पता, वाई की कितनी रही होगी उस टाइमिंग पे, क्या वाई की वेलोसिटी चेंज होगी v0, क्या वाई वेलोसिटी चेंज होगी, जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो चेंज होगी, बोलो। हाँ अरे कुछ तो बोलो भाई, Yes. वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या, जो इनिशियली v0 दी हुई है क्या ये चेंज होगी, है बताओ। बोलो। अरे भाई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई फोर्स है क्या, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो क्या करेगा, उसे सर्कुलर घुमाएगा बस, मैग्नीट्यूड में तो कोई काम करेगा ही नहीं। तो वाई कैप में जितनी वेलोसिटी इनिशियल थी उतनी ही रहेगी, v0 का v0, ठीक है। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड ये वेक्टरली लिखे हैं, अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर वाई, वेक्टरली ऐड करोगे तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v0 स्क्वायर, v एक्स कितना है ये निकालेंगे, v वाई कितना रहेगा जितना रहेगा v0 स्क्वायर, तो v एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ v0, ठीक है। ये वेक्टरली करना क्योंकि ये एक्स कैप और वाई कैप में है, तो विद डायरेक्शन जाएंगे तो वेक्टरली ऐड करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से आ गई v एक्स। और तुम्हें पता चल गया कि जिस टाइम तुम्हारी वेलोसिटी 2v0 थी टोटल वेलोसिटी, उसमें v एक्स इतना था, v वाई इतना है, तो अब वो समय पूछ रहा है, तो v वाई तो चेंज हो नहीं रहा, ये देख लो कि ये v एक्स वेलोसिटी कितनी देर में हुई है, तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी लगा दो, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी x में, एक्सीलरेट कर रहा है q e बाय m से, कितने समय में कर जाएगा, वेलोसिटी कितनी है √3v0, ये लो, तो टाइम कितना आया √3v0 m अपॉन क्यू ई इक्वल टू टी, तो कितनी आई यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, बताओ सही है। Yes, ma'am. उसके बाद फिर आया था तुम्हारा 23 क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। कह रहा है कि एक ईएम वेव है एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 6 वोल्ट पर मीटर, यानी ई नॉट दिया हुआ है 6 वोल्ट पर मीटर। कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका, ई नॉट किसके बराबर होता है, ई नॉट किसके बराबर होगा, सीवी के, बस। तो बी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट बाय सी, ई नॉट दिया हुआ है 6, सी की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ई नॉट बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 6, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -8, नैनो में पूछा है उसने, देखो नैनो टेस्ला, तो नैनो में कितना पावर होना चाहिए -9, तो ये -9 करना है तो कितना हो जाएगा बताओ, -9 करना है तो कितना हो जाएगा, क्या करोगे, मैम 20 नैनो टेस्ला आंसर आ रहा था। 20 इंटू 10 टू द पावर -8 है ना,
तो 20 आ जाएगा। बस ये देख कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब आओ फिर से 24वें पे। 24वां कैसे करोगे? फिर से बीट स्टोन कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। 50-20 और ये 25-10, 15 वाला हट जाएगा, हो जाएगा सीधा सीधा, बीट स्टोन कंडीशन है। Yes, ma'am. 25 देखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए 1 ohm resistance is n by 10 ampere, the value of n is, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी ये बोल रहा है। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर ये 5 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। 5 volt. ये 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे हो गया। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि केवीएल लगाएं या केसीएल लगाएं। अब तुम्हें पूछा क्या है ये देखो, इन्होंने पूछा है कि 1 ओम का करंट कितना, 1 ओम रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रहा है I1, इस करंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब तुम्हें पता है हमें करंट निकालने का फॉर्मूला डेल V बाई आर है ना, मैंने सिखाया था डेल्टा V बाई आर। अगर तुम्हें किन्हीं 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो उस ब्रांच से करंट कितना जा रहा है हम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब मैं इन 2 ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लूं, मान लो ये x है और ये कितना मान लो ये y है। इन दोनों ब्रांच का अगर मैं मतलब अगर मैं x का पोटेंशियल फाइंड कर लूं कि x का कितने पोटेंशियल पे है और y कितने पोटेंशियल पे है तो काम बन जाएगा, है ना। अब Yes, यहाँ ma'am. पर कई बच्चों ने लगाई लूप, मतलब हम करेंगे केवीएल से। अब केवीएल से दिक्कत आ जाएगी कि करंट कहाँ से निकालोगे, कितना करंट, हर ब्रांच में कितनी करंट लोगे। यहाँ पे देखो 3 ब्रांच बनेगी, 1 2 3, हो जाएगी दिक्कत। तो सिंपल क्या करना है, अपना केवीएल केसीएल लगाएंगे, ठीक है। केसीएल क्या होगा, 2 लगा दो, किस किस पॉइंट के लिए हमें चाहिए, एक तो एक्स का नहीं पता और वाई का नहीं पता, मतलब इन दोनों पॉइंट का निकालना पड़ेगा। तो केसीएल एट सी, नोडल एनालिसिस। तो एक्स पॉइंट का हम क्या कहते हैं, इन पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम मानो। तो एक्स का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो क्या लिखोगे भाई, एक्स इस बी से कनेक्ट है, एक्स माइनस 5 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 अपॉन 2 प्लस एक्स और किससे कनेक्टेड है, डी से, डी का पोटेंशियल कितना है 0, तो एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन 2 प्लस, अब देखो तीसरी ब्रांच बची एक्स टू वाई, एक्स टू वाई। अब सी का पोटेंशियल एक्स है, आपने लिखा एक्स। अब आप सी से वाई जा रहे हो तो सी से वाई गए तो तुम्हें बीच में क्या मिला, देखो 10 वोल्ट मिला, ये 10 वोल्ट, लेकिन ये नेगेटिव से कहा जा रहे हो आप, पॉजिटिव से। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस का 10, अब माइनस का वाई, ये तो माइनस का ही रहेगा, अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। फिर लगाओ एट ए पॉइंट, अब ए पॉइंट पे फिर लगाओ ए पॉइंट यानी वाई। अब वाई किस किस से कनेक्टेड है, पहले तो बी से, तो क्या लिखोगे, वाई माइनस 5 अपॉन 4, फिर वाई 0 से कनेक्टेड, वाई माइनस 0 अपॉन 4 प्लस, अब वाई एक्स से कनेक्ट है तो क्या लिखोगे, वाई, अब वाई से एक्स जा रहे हो तो ये पोटेंशियल कैसा जा रहा है, देखो प्लस से नेगेटिव, हाँ, तो अब माइनस का 10 और अब भी माइनस का x अपॉन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 इक्वेशन आ जाएंगी x और y की, तो तुम्हें x और y की इक्वेशन फाइंड करनी है और डेल्टा v बाय आर लिख दो, समझ गए। Yes, ma'am. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, x और y की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, Yes, ma'am. देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये किस किसने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन किस किसने अटेम्प्ट, नहीं किया मैम। बाकी तुम्हारे सारे करा देंगे। देखो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जिनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ही लाई करता है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे कैसे, मान लो अगर तुम्हारे पास ये क्या है, एक रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। मान लो अगर ये लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी कहाँ लाई करेगा, L बाय
टू पे, मतलब बीचों बीच, जहां ज्योमेट्री का सेंटर वहीं लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है कि एक रॉड थी जिसकी लेंथ 5L है, उसको हमने एक L शेप में बेंड कर दिया 2L और 3L में, तो कह रहा है सेंटर ऑफ मास बताओ। देखो सेंटर ऑफ मास फिर ऐसे में किसका निकालते हैं, पूरे सिस्टम का, कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो देखो x में भी आएगा और y में भी आएगा, क्यों, क्योंकि एक रॉड कहाँ रखी हुई है, x में, X में, और दूसरी कहाँ रखी हुई है, Y में। दूसरी कहाँ रखी हुई है, y में। x और y दोनों में रखे हुए हैं। तो अब आपको पहले x के लिए निकालना है और फिर y के लिए। तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे, सेंटर ऑफ मास लगाओगे x कोऑर्डिनेट में, तो क्या लिखोगे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 M1 प्लस plus M2। m2। ठीक है, अब m1x1 यानी तुम्हारी ये रॉड है, ये जो तुमने रॉड बनाई हुई है, ये दो रॉड है। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, अगर ये रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेटा पूरी, अगर इस पूरे 5L का मास m है, तो मैं ये मान लेती हूँ अगर ये 2L की लेंथ है तो इसका कितना मास आया होगा 2m, और ये अगर 3L की लेंथ है तो इस पे कितना मास आ गया होगा 3m 3M। का। 3m का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखो m1 कितना लिख दो 2m। अब m1 जो ये अब मैं नाम भी दे देती हूँ, एक सेकंड रुकना। देखो अब ये जो फर्स्ट वाली रॉड है जहां मैंने फर्स्ट लिखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, x1 की वैल्यू बताओ। m1 तुम्हारा जिस ऑब्जेक्ट को ले रहे हो उसका मास, उस पर्टिकुलर मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है इंडिविजुअली देखना है। देखो अभी तुम सिस्टम का देख रहे हो, पर ये पूरा फॉर्मूला है सिस्टम का। ठीक है, अब ये m1 x1 m2 x2 क्या है, ये है इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, ये है इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो m1 यानी ये वाली रॉड, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, अगर इसकी लेंथ 2L है तो, इसकी लेंथ 2L है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच लाई करेगा, कितने पे, Yes ma'am। L कितनी, पे। L पे। तो यहाँ पर लेंथ L हो जाएगी प्लस m2, Yes ma'am। m2 यानी दूसरी रॉड जिसका मास है 3m। अब बताओ कि जो तुम्हारी y रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, x में या y में, बोलो x में कि y में। भाई y वाली रॉड है, y वाली का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, 3L है, अगर वो उसकी लेंथ 3L है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने पे लाई करेगा, 3L पे। हाँ कितनी लेंथ पे, अगर 3L की लेंथ है तो बीचों बीच पे लाई करता है, कितने पे 1.5 पे। तो 1.5 मान लो अगर ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन है x = 0, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से y में ऊपर आएगा ना ये डिस्टेंस 1.5L। तो ये x में आया कि y में आया, 1.5 ऊपर की तरफ आया ना, ये तो y डायरेक्शन में। तो यानी XCM में इसका कोई सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, दोनों का मास 5m। तो ये कितना आया 2m इंटू L अपॉन 5m, m से m कट गया, 2/5। लेंथ 4। कितनी है इसकी 10, 5 दूनी 10 कितना आ गया 4। ऐसे ही YCM निकालोगे, YCM अब पूरे सिस्टम का देखो m1 2m है, पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास y में कितना है, पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास y में कितना है 0, क्योंकि उसका तो x कोऑर्डिनेट में है, तो y के लिए 0 हो गया। प्लस सेकंड वाली रॉड जिसका मास 3m है, उसका कितना है y में 1.5 अपॉन में टोटल मास 5m है, तो इसका भी आ जाएगा फिर 3/5 इंटू 1.5L। L कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 10 कट गया, 5 या 15, 3 3 जा 9, तो यानी 4 और 9, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे निकाला जाता है सिस्टम का। तो सिस्टम का x y z कोऑर्डिनेट अलग अलग लेते हैं, उस सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल लिखो कि उन इंडिविजुअल मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, दूसरी का यहाँ, कोई तीसरी होती तो उसका भी लेते। ठीक है, कर लोगे। Yes ma'am। वेरी गुड। तो पूरा पेपर डिस्कस हो गया है, कुछ तो क्वेश्चंस छोड़े हैं, जो क्वेश्चंस छोड़े हैं उन्हें रहने देना। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, 6th बताओ किसने किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th।
कैसे करेंगे 6 क्वेश्चन? बताओ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि हमें एक ग्राफ दिया हुआ है रेजिस्टिव फोर्स का जो एक बॉडी पे लग रहा है, जिसका डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो इस फिगर में दिखाया हुआ है कि मतलब वो बॉडी 4 मीटर चलती है, उन 4 मीटर में जो फोर्स लगता है उस बॉडी के अगेंस्ट, देखो रेजिस्टिव फोर्स होता है अगेंस्ट, ठीक है। मतलब कि आप आगे दौड़ना चाहते हो, आप आगे दौड़ रहे हो लेकिन आपको कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है, तो वो हो गया रेजिस्टिव फोर्स। तो आपको आगे से भाग रहे हो आप, पीछे से जो फोर्स पकड़ के खींच रहा है वो है 20 न्यूटन का। कितने मीटर में खींचा, कितने मीटर में लगा है वो फोर्स? 4 मीटर में जाके। तो वो कह रहा है कि इनिशियली जो मास था बॉडी का 25 किलो है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो ये बताओ जब ये बॉडी 4 मीटर की दूरी कवर कर लेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो इनिशियली दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। हाफ mv स्क्वायर। इनिशियली मास 25 है, वेलोसिटी 2 है, तो 2 2 जा 4, तो यानी ये कितना आया? 50 जूल। तो यानी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो कितनी है? 50 जूल। 50। अब देखो तुम्हारे पास 50 जूल की एनर्जी है, ठीक है, आप 50 जूल की एनर्जी से दौड़ना शुरू करते हो, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करते हो, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 50 जूल की है। अब पीछे से तुम्हें कोई फोर्स खींच रहा है, तो तुम्हारी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना, क्योंकि कोई फोर्स पीछे लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है पीछे, तुम्हें कोई खींच रहा है। अब तुम्हें ये निकालना है कि इस फोर्स ने कितनी एनर्जी यूज कर ली तुम्हारी, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है इसने कितनी एनर्जी खा ली, तो ये काइनेटिक में से वो एनर्जी माइनस कर दो, फाइनल एनर्जी आ जाएगी। अब बताओ कैसे निकालेंगे उस वाली एनर्जी कि इस फोर्स ने कितनी एनर्जी खाई है। ये एफ का ग्राफ दे रखा है। एफ अगर मैं एफ से एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, क्या निकल के आता है? वर्क एफ इंटू एक्स, एफ डॉट एक्स। वर्क डन निकल के आता है कि उस फोर्स ने कितना वर्क किया, मतलब इस पर्टिकुलर रेजिस्टिव फोर्स ने उस बॉडी पर कितना फोर्स किया, कितना वर्क किया। तो यानी मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल दूं, क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4 हाइट 20, तो कितना आया? ये 40 जूल आ गया। ये भी वर्क डन यानी एनर्जी, तो यानी 40 जूल का 40 जूल किसने वर्क किया है? रेजिस्टिव फोर्स ने तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया है। तो इसका मतलब तुमने 40 जूल उसको प्रोवाइड करी होगी। फाइनली तुम्हारे पास कितना बचा है? 50 में से 40 गई, कितनी बची? 10 बची, 10 जूल, ठीक है, 10 जूल की एनर्जी। ओके, तो आई थिंक यही था, सारा पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अपने डाउट बताओ, किसी को अगर अभी डाउट है तो। ठीक है बेटा, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, वरना ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तुम लोगों को अभी बेसिक, तुम्हें बेसिक बेसिक तो चलो, मैं जो बहुत इवन बेसिक है वो तो आता है, पर थोड़ा तो उठना पड़ेगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस? यस मैम। कहाँ कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कर रहे हो। हाँ बोलो क्या हो रहा है?
तो हमने 1 घंटे में पेपर डिस्कस कर लिया आई थिंक, है ना? Yes, ma'am. क्या कराऊं अब तुम्हें आधे घंटे? हाँ बताओ। क्वेश्चंस करा दो बैठा के तुम्हें? किस चैप्टर के करने हैं? अपना फेवरेट चैप्टर बताओ, उसी के करा देते। बोलो। आप नहीं बोलेंगे, आप थोड़ी बोलेंगे। हम देखो 40 आए थे, अब क्लास छोड़नी शुरू कर दी कि जैसे अब बंद होने वाली है क्लास। ठीक है, तो पेपर डिस्कस हो गया है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है एवरीवन, बाय। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ग्रेविटेशन के कितने लेक्चर? हाँ हाँ रुको रुको, ग्रेविटेशन रिवाइज करा दूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. करवा दो. देखो ग्रेविटेशन में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो सुन लो कि क्या क्या ग्रेविटेशन में पढ़ सकते हो। ठीक है, ग्रेविटेशन में देखो एक तो वो चीज पढ़ लेना फोर्स वाला। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं उसके, एक ही फॉर्मूला है बट उसके क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन आता है। ठीक है, सैटेलाइट का मोशन आता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन आता है वहां पर भी। बस ये 5 टॉपिक कर लेना, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन और सैटेलाइट का मोशन, एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी। बस मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं तुम्हारे। Yes, ma'am. ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन। Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am.